बात कर रहा है बहुत बहुत बड़े आयाम पर लेकर, जबकि मैं आज अपीजमेंट में बात करना चाह रहा था। अब्बास जी आपके पास वापस लौटूंगा। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी बताइए भाई, 35% जो लाभार्थी हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी ये क्लेम करती है कि भाई जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें 35% लाभार्थी मुसलमान कैटेगरी से आते हैं। तो इसमें तो सबका साथ सबका विकास वाली बात है, इसमें तो अपीजमेंट नहीं नजर आता है। लेकिन फिर चुनाव की इस दहलीज पर आखिर हिंदू मुसलमान की बात बार बार क्यों निकल के आती है? देखिए विवेक जी, इस देश में लोक कल्याणकारी कार्य पहली बार नहीं हो रहे हैं जी, हमेशा से होते रहे हैं। और उसकी प्रतिशत भी, चूंकि देश की ज्यादातर आबादी गरीब है, तो गरीब लोगों के बीच में उनकी संख्या भी होती है और प्रोपोर्शनेटली धर्म में भी बटा होता है, जातिगत आधार पर भी वह कवर होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि लाभार्थी वर्ग को एक ऐसा वर्ग, सही मायने में मेरा मानना तो ये है कि लाभार्थी वर्ग तो वो लोग हैं जो 1% लोग जिनके पास 40% वेल्थ है। असल लाभार्थी तो 1% लोग हैं। गरीब लोगों को हम लाभार्थी बोलते हैं, जिनको 5 किलो राशन दे देते हैं वो लाभार्थी हो जाता है। लेकिन जो जिनकी बिना निरंकुश तरीके से दौलत बढ़ रही है, आखिर दौलत बढ़ने की भी तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए ना, कि क्यों असीमित तरीके से दौलत बढ़ेगी। कोरोना काल में गरीब का हालत खराब है, लेकिन उद्योगपतियों की दौलत कई गुना बढ़ रही है। प्रेम कुमार जी ऐसा कर लेते फिर, हमने देखी है। ऐसा कर लेते फिर कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां एक तरह का सर्वे हो जाता, फिर जिनकी दौलत ज्यादा है उनको स्क्रूटनी करके उसको फिर एक लेवल पर ले आया जाता, फिर ये उनका सर्वे राष्ट्रीय करा सवाल लिया है जाता। विवेक जी। कर्नाटक में करा सकते हैं, तेलंगाना में करा सकते हैं, हिमाचल में करा सकते हैं। उद्योगपति इन राज्यों में भी रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है बगैर उद्योगपतियों के ये राज्य चल रहे होंगे। यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट होंगे, यहाँ पर भी बिजनेस करने वाले लोग होंगे, तो वहां पर क्यों सांप सूंघ जाता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि सुनिए ना मेरी बात, एक और सवाल मैं पूछ रहा हूं। दूसरी बात ये कि जो बात बार बार आप लोग करते हैं कि भाई किसानों के लिए जो है वो एमएसपी की बात करते हैं, तो भाई एमएसपी स्टेट से शुरू कीजिए। सबसे पहले पंजाब में शुरू कीजिए, दिल्ली में शुरू कीजिए, इसके अलावा आप कर्नाटक में शुरू कीजिए, तेलंगाना में शुरू कीजिए, हिमाचल में शुरू कीजिए, केरल में शुरू करवा दीजिए, और जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार है वहां पर भी शुरू करवा दीजिए। तो ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी ना प्रेम कुमार जी, दोनों हाथ से ताली बजेगी। बताइए ना क्या कह रहे हैं आप। सुन लीजिए, प्रश्न आपका आ गया बहुत पहले ही। देखिए, उद्योगपतियों को लेकर के औद्योगिक नीति जो है, जिसका कि दुनिया के भी देशों से, दुनिया के भी कारोबार से और अपने यहाँ उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये जो सम्यक नीति होती है, इसमें राष्ट्रीय नीति सबसे अहम होती है और जो स्टेट लेवल की नीति भी होती है उसका भी एक समन्वय होता है। दूसरी बात, कृषि में अगर आप देखिए तो कृषि दोनों विषय में आता है, केंद्र और स्टेट के, और ज्यादातर तो समझिए स्टेट ही फैसला लेती। लेकिन जब कृषि स्टेट का सब्जेक्ट था तो 3 कृषि कानून बनाया क्यों गया? इसका मतलब सेंटर ने माना कि हम बनाएंगे कानून और स्टेट्स को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए जब प्रश्न का सवाल आए, मेरा सवाल प्रेम कुमार जी थोड़ा सा इससे हटके था, मेरे सवाल के करीब पहुंच गए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बात न्याय पत्र में की गई है, क्या उन बातों को कांग्रेस शासित राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया है? बस इतना सा सवाल था। ये किया नहीं जा सकता ना, ये दोनों सरकारों को मिल करके ही हो सकता। औद्योगिक नीति केवल स्टेट की अपनी नहीं होगी ना, औद्योगिक नीति राष्ट्रीय भी होगी और स्टेट लेवल पर भी होगी। एमएसएमई को लेकर के स्टेट पर बनाया जाता है, वो फार्मूला बनाते हैं, नियम बनाते हैं दोनों मिल करके। ऐसा नहीं कि एक स्टेट अलग से कोई नीति बना दे। और सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में निवान जी आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, ठीक है। सौरभ दुबे जी, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब उनका आपने शुरू में इंट्रोडक्शन कराया तो उनका गलती से नाम कोई आपने खान ले दी, क्या था कुछ लिया उनका, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया कि भैया मैं शर्मा हूं, मेरा नाम ये है। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जब हिंदू जो है बहुसंख्यक के नाम को जो है छुपाया जाता है, बदला जाता है, तो उसको अगर वापस सही करने का कार्य योगी सरकार और मोदी सरकार करती है तो उस पर इन लोगों को आपत्ति होती है। एक खास जोन, लुटियन जोन बनाया जाता है जिसके अंदर हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, जहांगीर रोड, तुगलक रोड, ये ऐसे करके वीआईपी रोडें बनाई जाती है
तब इन तथाकथित सेकुलर लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। एक खास बंगले को प्रधानमंत्री कार्यालय को 7 RCR का नाम दिया जाता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनकी सरकार आती है, तो उसको लोक कल्याण मार्ग का नाम देती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लोगों के कल्याण के लिए काम हो। तो इन तथाकथित सेकुलर लोगों को आपत्ति होती है। अभी जिस कुमार से प्रेम कुमार जी किसान की बात कर रहे थे, भैया किसान कल्याण मंत्रालय लाने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही तो इसको किसान कल्याण मंत्रालय का नाम दिया। तमाम ऐसी योजनाएं जो जनता के हित से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, किसानों को जो है मजदूरों को लेकर के हो, वो तमाम तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरातल तक पहुंचाने का कार्य ही नहीं किया, उसमें मॉनिटरिंग भी की है, और उसमें जितने अधिकारियों ने काम सही तरीके से नहीं किया, उसके अंदर उस पर कार्रवाई की गई। जिस प्रकार से लोग ईडी की बात करते हैं, ईडी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई अधिकारियों पर की है। 97% कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर हुई है, 3% सिर्फ राजनेताओं पे हुई है। और इस बात की पूरी लिस्ट, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी बात की जाती है तथाकथित सेकुलर लोगों द्वारा जो है, वो तब एक ही बात कही जाती है कि भैया हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हमको बहुसंख्यक के होने के नाते जो है, हमको सिर्फ सेकुलर कहो, हिंदू कहोगे तो समस्या आ जाएगी। और मुस्लिम के लिए अगर बात करोगे तो वो बहुत अच्छी बात है, हालांकि वो मुस्लिम सशक्तिकरण ना होकर के मुस्लिम तुष्टिकरण तक वो योजनाएं आपकी सीमित रह जाएं। और आम आदमी पार्टी जो इनके जो है प्रवक्ता बैठे यहाँ पर, ये तमाम तरह से एक ही बात को रटे हुए, स्क्रिप्ट रटे हुए हैं। अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि जनता के हित के लिए जो मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को जिस जनता ने चुना था, आज वो जेल में निवान शर्मा जी के पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए, उसके बाद मैं रुचिका अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं, फिर दानिश जी आपके पास आऊंगा। निवान शर्मा जी, देखिए अभी राहुल दुबे जी ने नाम की बात करी, मैं इनको ये भी याद दिला दूं कि दिल्ली से थोड़ा दूर हरियाणा में एक नेम प्लेट लगाई गई थी आज से 9 साल पहले। 9 साल पहले उस नेम प्लेट में ये प्रधानमंत्री जी आके कह के गए थे कि यहाँ पर एम्स बनाया जाएगा। 9 साल लग गए इनको, वहां पर सिर्फ नेम प्लेट लगी हुई है एम्स की। आज 9 साल बाद उसका भूमि पूजन हुआ है। ये रियलिटी है इनके विकास की। इन्होंने क्या कहा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि हमने टॉयलेट बनाए पूरे देश में। ये 5 स्टार बीजेपी के ऑफिस में बैठ के जो है लिस्ट जो जारी करते हैं, ये उस पर इसीलिए चुनाव नहीं लड़ पाते क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कुछ है नहीं। टॉयलेट की जहां तक हकीकत है सर, मैं आपकी जानकारी के और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इनको हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। किस बात पर? इस बात पर कि सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, सरकारी स्कूलों में ना। सुन लेते हैं निवान शर्मा क्या कह रहे हैं। अफवाह फैलाना, गलत जानकारी मैं यही इनको बता रहा हूँ कि पूर्ण रूप से देखिए ये सुनने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का, हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का इनको जुर्माना लगा था। किस बात पे? कि टॉयलेट्स नहीं है, ना बॉयज स्कूल्स में है ना गर्ल्स स्कूल में। 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इनको कोर्ट ने कहा कि आप प्लानिंग मोड से बाहर निकलिए और एक्शन मोड में आइए। यही रीजन है कि ये अपने 5 स्टार ऑफिस में बैठ के जो है वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, महिलाओं की बात करी, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे आप। चुनाव से ठीक पहले ये रिजर्वेशन का जो है, एक सेकंड, सौरभ दुबे जी ऐसे नॉन स्टॉप बोलने से थोड़ी चलेगा। सुनिए ना पहले निवान जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं ना उनको। दिल्ली से पूछिए ना, दिल्ली में इनकी सरकार थी 10 साल से। ठीक है, उनका जवाब तो पूरा। सौरभ दुबे जी उनका जवाब पूरा हो लीजिए, फिर मैं पूछ लूंगा। निवान जी देखिए, जब आप सच्चाई जनता को बताएंगे तो कितने बौखला जाते हैं। 1 मिनट नहीं सुन सकते, बोलने नहीं दिया उन्होंने मुझे बिल्कुल भी। मैं आपको ये बता रहा था कि ठीक चुनाव से पहले ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आज। जो रिजर्वेशन ये बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, वो कब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होगा? सच्चाई आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे, सच्चाई आपसे वो भी डेट नहीं है इनके पास। और जहां तक दिल्ली की बात है, देखिए आप पूंजीपतियों की बात कर रहे थे। पूंजीपतियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? मैडम क्या कह रही है कि क्या पूंजीपतियों में कोई खराबी है? आप पूंजीपतियों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूंजीपतियों के पास जो है वो ईडी भेजते हैं, पूंजीपतियों के यहाँ ईडी रेड मारती है, पूंजीपतियों को आप धमकाते हैं और अपनी पार्टी के लिए चंदा लेते हैं। उसके बदले में पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, उसके बदले में आप उनको टेंडर देते हैं। पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, उसके बदले में आप उनकी टैक्स लायबिलिटी माफ करते हैं। ये वो पार्टी है बीजेपी जो खुद चंदा लेती है उन पैसों का जो टैक्स के रूप में देश के खजाने में जाना चाहिए था। ठीक है, रुचिका अग्रवाल इसका जवाब देंगे। ये सब कर्म जो है इनके आज जनता के सामने है। रुचिका अग्रवाल को लेकर रुचिका अग्रवाल जी
ये उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिनके सारे के सारे जो है नेता वो या तो जेल में है, भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप है, या फिर जो बाहर है उनके ऊपर भी आरोप है, और ये आपस में ही सारे आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। ये उस पार्टी के वो लोग बोल रहे हैं। ईमानदार लोग को आप जेल में डालेंगे मैडम, ईमानदार लोग जेल जाएंगे आपके रहते हुए। जितनी डेवलपमेंट हुई है, अगर आप सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ जाएंगे और ईमानदार लोग जेल में जाएंगे। उससे बात करिएगा। मैं विवेक जी, जो हमारा मेन मुद्दा है हम उसके ऊपर बात करती हूँ। संपत्ति के बंटवारे की यही तो मेन मुद्दा है मैडम, यही मेन मुद्दा है आज देश का। निवान जी सुन लेते हैं, रुचिका जी का पक्ष आने दीजिए, उनको सुन लेते हैं क्या कह रही हैं रुचिका जी। बुलवा लीजिए अगर ये भाषण दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके जो नेता है वो सारे जेल में है, इसलिए इन लोगों को भाषण देने का मौका मिल नहीं रहा। इनसे बुलवा लीजिए, इनको भाषण देना है तो। नहीं, आपका जवाब पूरा कीजिए आप। रुचिका अग्रवाल जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। रुचिका जी देखिए, अभी जो घोषणा पत्र में इन्होंने से संपत्ति बंटवारे की जो बात करी थी, ये कहा गया था कि संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा और वेल्थ सर्वे किया जाएगा। जितना भी इंडिया अलायंस है और कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जो मोदी जी की जो मेन स्पीच थी, स्पीच का जो मेन हिस्सा था, उसमें से अपने मतलब की चीज सुन के बौखला गए हैं। उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने ये कहा था कि अगर वेल्थ सर्वे होता है तो वेल्थ सर्वे में सबकी प्रॉपर्टी, सबका वेल्थ सारा सामने आएगा। और मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि इस देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये इन्हीं के प्रधानमंत्री, इंडिया अलायंस में ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली थी। तो जब वेल्थ सर्वे किया जाएगा तो उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे पहला हक किसका माना जाएगा? मुसलमानों का माना जाएगा। क्योंकि ये बात मोदी जी ने बोल दी है, ये लोग बौखला गए हैं और इन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि हमारी अपनी करी हुई बात हमारे ऊपर ही पलट में आ गई है और अब इसको कैसे संभालें, इसलिए बौखलाए हुए हैं। क्या मुसलमानों के साथ या रुचिका जी के साथ दानिश कुरैशी को लेकर आई स्क्रीन पे रुचिका जी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। ये बात तो ठीक है रुचिका जी, आपको माइनॉरिटी मानते क्यों है? ये सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी है यहाँ हमारे देश की, ये अपने आप को माइनॉरिटी मानते क्यों है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन बंटवारा किया जाता है, जिस तरीके का हर जगह बंटवारा किया जाता है, जहाँ प्रदेशों में आते हैं, जहाँ इंडिया अलायंस की है, वहां पर हर जगह तुष्टीकरण का सामना किया करते हैं, सारा तुष्टीकरण किया जाता है। क्यों नहीं हिंदुओं को अपना राइट मिलता? संदेश खाली होता है, क्यों इनके इंडिया अलायंस की संदेश खाली में? रुचिका जी, एक बार भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई संदेश खाली में बात करने के लिए? नहीं गई, क्योंकि वहां पर उनका तुष्टीकरण जो है वो खतरे में आ जाता। ममता दीदी को नहीं बोल सकती है कि हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू माताओं बहनियों नहीं, लेकिन